नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंदन झा। पटना हॉस्टल कांड, नीट छात्रा की मौत, अब या कह लें उसकी हत्या, क्योंकि दोनों एंगल पर पुलिस काम कर रही है, पुलिस रिसर्च कर रही है। क्योंकि हम अनुसंधान नहीं करेंगे, रिसर्च कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से थ्योरी पर थ्योरी बदलते जा रही है, तो इसको कहेंगे लैब में रिसर्च। जिस तरह आदमी करता है 10th में प्रैक्टिकल लैब में, साइंस कॉलेज के लैब में, उसी तरह का रिसर्च चल रहा है। पहले दिन दवा खा के मौत कही गई, ओवरडोज। उसके बाद जब पुलिस की टीम से ये मामला एसआईटी के पास गई, तो एसआईटी ने इसे दवा थ्योरी ही दिया, और कहीं से भी दवा थ्योरी के दौरान ज़बरदस्ती की बात नहीं कही गई। इस बीच जो कि उस लड़की के जो वस्त्र गए थे एफएसएल जांच के लिए, उस एफएसएल जांच की रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट आने के बाद जो उसमें जब शुक्राणु पाए जाने की बात कही जाती है, उसके बाद कहो तो काटो तो खून नहीं। पटना पुलिस या एसआईटी के सारे अधिकारी, आखिर ये कैसे हुआ? उसके बाद आनंद फानन में डीजीपी बैठक करते हैं, और लगभग 4 घंटे की मैराथन बैठक में डीजीपी काफ़ी फटकार भी लगाते हैं, और उस एसआईटी के जो लोग हैं वो डीजीपी की फटकार सुनते हैं। डीजीपी साफ तौर पे कहते हुए पाए जाते हैं, या कहा जाता है, तो डीजीपी ने कहा, जो क्या एक दरोगा और एक थानेदार को सस्पेंड करने के लिए डीजीपी आदेश देगा? क्या आप लोग खुद सक्षम नहीं हैं? जो उसकी आखिर उसकी इतनी तवज्जो क्यों नहीं निलंबन? कार्य में कोताही बरतने के आरोप में क्यों नहीं निलंबन? क्या कदम कुआं का वो जो फर्द बयान जिसने लिया, हेमंत झा, उसने फर्द बयान लेने के बाद चित्रगुप्त नगर को इन्फॉर्म नहीं किया? क्या उसकी यह नहीं है लापरवाही? क्या चित्रगुप्त नगर की जो एसएचओ है उसकी लापरवाही नहीं है? जिस तरह का फर्द बयान लेने के बाद जिस तरह से जो साक्ष्य, जहाँ घटनास्थल जिसको प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहते हैं, वहाँ की घेराबंदी नहीं, वहाँ सीलबंद नहीं किया गया, उस कमरे के सामान को नहीं लिया गया, जब्त किया गया, क्योंकि जो चादर गया वो चादर में डिटर्जेंट मिला, कहें जो साफ़ सफाई के बाद चादर दिया गया। इस पूरी लापरवाही को लेकर के एक तरह से कहें डीजीपी ने परसों क्लास लगाई। कल गृह मंत्री जो कि सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने भी एसआईटी के सारे पदाधिकारी, डीजी और पटना के सीनियर एसपी आईजी सबसे बात की, और कहा जो किसी भी तरीके से इस जांच को कहें जो अंतिम तक पहुंचाएं, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोगों को जवाब देना है। और अब ये मामला देश लेवल पे उठ गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म है, उस पर इसकी चर्चा हो रही है, और इसको लेकर के पुलिस और एसआईटी लगातार काम में लग गई। और लगने के बाद एसआईटी ने करीब 30 लोगों की सूची बनाई जिसके ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और दर्शकों आपको बता दूं, जो आखिर चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी क्यों नहीं सस्पेंड हो रही थी। जो मेरी जानकारी है, रोशनी वर्तमान में बिहार कैडर के एक आईपीएस के ससुराल पक्ष से आती है। हम उस कैडर का, बिहार कैडर तो है ही, ससुराल पक्ष की आती है, क्योंकि उस आईपीएस अफसर की जहाँ शादी हुई, उस शादी में जो इनके ससुराल हैं, मतलब उनकी पत्नी के मायके के आस पड़ोस का, या उनके कहें गोतिया में ये रोशनी लगती है। रोशनी ने अपने हाकिमों को भी कुछ कटघरे में रखा, जिसके लिए अभी जो जानकारी मिल के आ रही है, रोशनी जिस कास्ट से आती है उस कास्ट का उसने अपना प्रयोग अपनी पोस्टिंग के लिए नहीं किया। पोस्टिंग के लिए उसने वो कास्ट यूज किया जिस कास्ट के वर्तमान में सीनियर एसपी है, क्योंकि वहाँ तक मातहत ये बात पहुँचाई गई जो वो उसी कास्ट से आती है। अब जिसके माध्यम से पहुँचाई गई, जिस कारण से, जबकि वो उस कास्ट से नहीं आती है। इस तरह तो एक आईपीएस के ससुराल पक्ष से आने वाली रोशनी, और रोशनी के जो कहें चित्रगुप्त नगर में कहें भय, रोशनी से लोग भय खाते थे। जब उसमें हम लोग जब छानबीन में एक होटल में पहुँचे, उसका सीसीटीवी फुटेज को कहें जो डीवीआर दिखाइए, क्योंकि उसी रास्ते से लड़की गई होगी, अकेले गई कि दोस्त के साथ गई, तो उस होटल वाले ने कहा जो रोशनी मैडम तो 31 दिसंबर की रात में ही डीवीआर ले गई, सारे केबल्स उखाड़ के ले गई। मतलब वहाँ पे रोशनी की थानेदारी का दबदबा था, रौब था, खौफ था।
और आखिरकार इस बीच में रोशनी ने किसी पत्रकार को भी फ़ोन किया है, पत्रकार ने उनके खिलाफ चलाया था उनकी संपत्ति पर। तो रोशनी का प्रकरण यही, हम थे एसआईटी के जांच में। एसआईटी में 30 लोगों की सूची बनाई जिसके ब्लड सैंपल लेने हैं। कल एसआईटी जहानाबाद गई थी। जहानाबाद में जितने भी लोगों के ब्लड सैंपल थे, 7 से 8 लोगों के ब्लड सैंपल वहाँ लिए गए। पिता का, मामा का, मेरे भाई का, माता का, इन लोगों का ब्लड सैंपल लेकर कल देर रात कहें, मतलब रात भर ब्लड सैंपल लेने का काम चला। 4 से 4:30 के बीच में एसआईटी की टीम जहानाबाद से सुबह में लौटी। आज फिर पटना में एसआईटी की टीम ने ब्लड सैंपल लिया। कई सारे लोगों को ब्लड सैंपल गर्दनीबाग हॉस्पिटल में सबको बुलवा कर वहाँ लिया गया। और वहाँ पे एक तरह से कहें जो आज कुल मिलाकर, कल और आज अगर मिला लें तो कुल मिलाकर 16, 17, 18 लोग हैं। एग्जैक्ट फिगर तो अभी कोई किसी को बोल भी नहीं रहा है। लोग कैलकुलेट कर रहा है कितने लोग, फुटफॉल के आधार पे लोग कैलकुलेट करता है जो इतने लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। और केवल 28 से 30 नहीं, जितने भी सस्पेक्ट होंगे उन सभी का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। और जैसा कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद और लगभग आज जो मेरी जानकारी है, जो हॉस्टल का मालिक या कहें जो मकान का मालिक, जो मनीष रंजन, जो जेल भेजा गया इस मामले में, उसका भी ब्लड सैंपल लिया गया। उसके लिए बजाबते मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर, या मतलब मजिस्ट्रेट का आदेश लेकर के बेऊ जेल में जाकर बजाबते एक कहे जो लैब असिस्टेंट को ले जाकर ब्लड सैंपल मनीष रंजन का लिया गया और वहाँ से भी ब्लड सैंपल लेकर आया गया। अब देखते हैं, दोनों थ्योरी पे पुलिस काम कर रही है। अभी तक पुलिस दवा थ्योरी पे कायम है, लेकिन दवा थ्योरी में जो ये ज़बरदस्ती और रेप की बात आ गई है उस एंगल को, और पुलिस या एसआईटी की माने तो वो दवा एंगल के साथ साथ अगर ये ज़बरदस्ती एंगल अगर दोनों का इंक्वायरी साथ चलता है पैरेलल, तो दोनों का अगर एक साथ जाके कहीं ज्वाइंट कहीं मिलन होता है, हो सकता है जो दोनों एक दूसरे का पूरक हो, दवा खिलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया हो। और जो ब्लड सैंपल जो पुलिस का एसआईटी का मानना है जो उसके साथ 5 तारीख को ही कुछ ऐसी घटना घटी जहानाबाद में जिससे वो दुखी होकर मर्माहत होकर पटना आती है। और मतलब 6 तारीख को जब से आती है तब से वो अपने कमरे से नहीं निकलती है, उसी कमरे में वो दवा खा लेती है। ऐसा रीसीन क्रिएट करके एसआईटी जानना चाह रही है तो क्या जहानाबाद में उसके साथ हुआ। और वही जो एसआईटी का मानना है, जो 5 तारीख को जो कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा पहन के 6 तारीख को वो सुबह, अगर उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है तो, अगर हुआ है तो 5 तारीख को उसके साथ हुआ है, वही कपड़ा में वो 6 को आती है पटना, वही कपड़ा में वो दवा खाती है, वही कपड़ा में बेहोश होकर अस्पताल पहुंचती है, और वही कपड़ा अस्पताल में उस कहें जो उसके परिजन हैं उसके द्वारा एफएसएल जांच के लिए भेजा जाता है जिसमें शुक्राणु पाया जाता है। ये एक संभावित है, इसको हो सकता है, इस एंगल पे भी पुलिस काम करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं, काफ़ी छीछा-दर्द तो हो चुकी है, भद तो पिट चुकी है। एक छोटा सा केस अगर शुरुआत दौर में अगर थानेदार ने इसे संभाल लिया होता तो शायद फजीहत इतने ऊंचे स्तर के पदाधिकारियों की नहीं होती, शायद एएसपी अनुभव की भी नहीं होती, सिटी एसपी ईस्ट की भी नहीं होती। सीनियर एएसपी और सिटी एसपी ईस्ट के बयान देने के बाद सीनियर एसपी भी बयान देते हैं, और जब मामला पूरी तरह से कहें जो जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाद जो ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो बहुत तरह के प्रयास ड्राइवर करता है, तो अब वो ब्रेक फेल गाड़ी को नियंत्रित करने का प्रयास अब किया जा रहा है। आखिरकार नियंत्रित करने के दौरान ब्रेक फेल गाड़ी तो कहीं कहीं ठोकर लगती है, तो अब ये देखना है जो कहाँ जाके ये ठोकर लगती है, किस स्तर पर लगती है। और एसआईटी को पूरा विश्वास है जो वो इस मामले को क्रैक कर लेगी। अब एसआईटी के विश्वास पर हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं एसआईटी का विश्वास कितना मतलब कहें जो किस हद तक सही है। दर्शकों, हम लोग भी इंतज़ार में रहेंगे एसआईटी को इस केस को क्रैक करने के इंतज़ार में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।